Welcome, my dear scholars. This is Harshi, your civics fellow. Today we are taking up the chapter number 4 and the name is Judiciary, right? So let's see the chapter content. You will learn the importance of independent judiciary, why we need independence in terms of judiciary, then structure and processes of judiciary, different processes that are being followed by the judiciary department, types of judicial cases, and the public interest litigation. Short form is PIL, public interest litigation, right? So let us begin. Hammurabi's Code of Law is one of the most ancient and extensive codes of law from 1714 BCE. The code promoted the punitive principle of an eye for an eye and tooth for a tooth, right? तो सबसे पुराना जो लॉ है 1754 BCE, सबसे पुराना लॉ है एंशियंट लॉ, राइट? नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस जुडिशरी. जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना क्यों इम्पॉर्टेंट है? वाई जुडिशरी डिपार्टमेंट इज फ्री फ्रॉम ऑल द restrictions, right? So Indian judiciary is the third most important organ of the government. Its main function is to protect for fundamental rights, interpret the law and protect the liberty of individuals. So we are talking about judiciary now. So judiciary क्या है? थर्ड पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का थर्ड पिलर है, जिसमें हमने दो पिलर्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए. हमने लेजिस्लेचर डिस्कस किया था, एग्जीक्यूटिव बॉडी डिस्कस की थी. नाउ थर्ड इज जुडिशरी, राइट? सो क्या फंक्शन है इसके? फंक्शन है हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, इंटरप्रिटेट द लॉ को. जो लॉ फॉर्म होते हैं, लॉ कहाँ फॉर्म होते हैं? लॉ फॉर्म होते हैं लेजिस्लेचर में, राइट? लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट जो है, जहाँ पर एमपीज होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, जहाँ हमने लास्ट चैप्टर्स में हमने प्रोसेस देखा था कि कैसे अमेंडमेंट्स किए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में. अगर डिफाइंड लॉज हैं, अमेंडमेंट होते हैं और न्यू लॉ फॉर्म होते हैं. द प्रोसेस वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर्स इन द सेम क्लास, राइट? तो अब क्या करेंगे कि वो लॉ जो बन गए हैं, जो हमारी रूल बुक में आ गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में आ गए हैं, उसको इम्प्लीमेंट कराना किसका काम होता है? एग्जीक्यूटिव बॉडी का, राइट? अब वो लॉ ठीक से फॉलो हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, वो इंश्योर करना काम होता है एग्जीक्यूटिव बॉडी का. बिकॉज वो लॉज बनाए किस लिए हैं? इम्प्लीमेंट करने के लिए. If they are implemented correctly or not, so it is the responsibility of executive body, right? अब क्या होता है कि अगर कोई उन लॉज को वायलेट करता है, राइट? अगर उन कानूनों का उल्लंघन होता है तो क्या प्रोविजन है, राइट? तो उसका लिए डिपार्टमेंट है जुडिशरी, राइट? सो इट इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द मॉडर्न डेमोक्रेसी. ये क्या है? फाउंडेशन स्टोन है, यानी हमारी नींव है डेमोक्रेसी की. इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी एज फॉलोज. इंडिपेंडेंट जुडिशरी इंश्योर्स दैट फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स आर वेल प्रोटेक्टेड. जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है, उन फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उनको उनका वायलेशन ना होना. ऐसा ना हो कि एक कम्युनिटी या एक ग्रुप या एक स्टेट तो रूल्स को फॉलो कर रहा है और बाकी लोग जो है उसी रूल को वायलेट कर रहे हैं. मे बी कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी हो सकता है जो हमारे रूल्स को वायलेट कर रहा हो, जिनसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हमारे छीन रहा हो, राइट? तो अब हम कहाँ कंप्लेन करेंगे, राइट? वेयर वी शुड अप्रोच. We are, as let's say the government person or the government institution is
वायलेटिंग द रूल्स, राइट। हमारे जो रूल्स हैं, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही उसको क्या कर रही है, उसको उल्लंघन कर रही है या हमारे फंडामेंटल राइट्स को हमें नहीं दे रही है। तो अब हम कहाँ कंप्लेन करेंगे, वेयर वी विल गो। एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट ने तो ये इंश्योर किया है कि वो रूल फॉलो हो, लेकिन अब अगर उनका वायलेशन हो रहा है तो पर्सन कैन गो टू द जुडिशरी डिपार्टमेंट, वो अपनी कंप्लेन फाइल कर सकता है। और जुडिशरी डिपार्टमेंट का काम होता है कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना। Next is judiciary safeguards the federal nature of the Indian political system. So federal nature we all know, जहाँ पर 2 tier government होती है, central government and state government. So this is called the federal nature. तो judiciary क्या करती है, जुडिशरी फेडरल नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम को भी सेफ गार्ड करती है, राइट, कि आपस में स्टेट्स में डिस्प्यूट ना हो, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में डिस्प्यूट्स ना हो, विद इन द स्टेट्स कोई डिस्प्यूट्स ना हो। तो ये सब भी प्रोटेक्ट कौन करता है, जुडिशरी प्रोटेक्ट करती है। थर्ड पॉइंट इज इंटरडिपेंडेंट जुडिशरी एक्ट एज द कस्टोडियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कस्टोडियन कौन होते हैं, गार्जियन सॉर्ट ऑफ पर्सन। तो गार्जियन क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। जो लॉज फॉर्म हो चुके हैं, जो लॉज इम्प्लीमेंट हो गए हैं, अगर उनका वायलेशन हो रहा है, सो एज अ कस्टोडियन किसका रोल आता है, जुडिशरी डिपार्टमेंट का। इट ऑल्सो एडवाइजेज द प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफ अ स्टेट ऑन द मैटर्स ऑफ रिलेटेड टू लॉ, राइट। तो प्रेसिडेंट को, गवर्नर्स को टाइम टाइम पर गाइडेंस भी प्रोवाइड करती है जुडिशरी। In case any dispute arises between the center and the state due to division of powers, the judiciary interprets the constitution and settles the differences. अब सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में अगर कोई डिस्प्यूट्स आ रहे हैं, उनके पावर्स से रिलेटेड या पॉलिटिकली कुछ भी डिस्प्यूट्स आ रहे हैं, तो उसका सॉर्ट आउट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जुडिशरी की है। सो ये सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जुडिशरी क्यों फ्रीली वर्क करनी चाहिए, क्यों इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। अगर जुडिशरी किसी न किसी के प्रेशर में वर्क करेगी तो क्या होगा, कैन यू थिंक। तो कौन है, कहाँ पर लोग अपनी कंप्लेन करेंगे, क्योंकि जुडिशरी डिपार्टमेंट एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एनी गवर्नमेंट person cannot intervene in the work of judiciary. इंडिपेंडेंट वर्क होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट्स को डील करते हैं। अगर गवर्नमेंट में भी कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो डील करते हैं पावर से रिलेटेड, अथॉरिटी से रिलेटेड, इनफैक्ट आपकी फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड, हर चीज़ से रिलेटेड हम कहाँ जाते हैं, जुडिशरी के पास। और जुडिशरी का इंडिपेंडेंट वर्क करना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री। नाउ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। The judiciary, legislature and executive are the 3 organs of the government that we have discussed. Legislature law form करती है, इसमें 2 houses होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, and we are participating in election and we are electing our representatives, right? So parliament जो है वो लोकसभा एंड राज्यसभा आर द पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। देन नेक्स्ट बॉडी इज एग्जीक्यूटिव, जिसमें कि हमारे प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं और मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल होते हैं। इसके अलावा थर्ड हुई हमारी जुडिशरी। देयर आर सम प्रोविजंस विच मेक जुडिशरी इंडिपेंडेंट ऑफ एनी इन्फ्लुएंस फ्रॉम द लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। तो ये दोनों बॉडीज क्या कर सकती हैं, बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं दे सकती हैं जुडिशरी के वर्क में, राइट। इनका कोई इंटरवीन नहीं होता है इन दोनों हेड्स का। द प्रोविजन विच इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी आर द चीफ जस्टिस and other judges of Supreme Court and state high courts are appointed by the President of India. तो कोई प्रेशर नहीं होगा जजेस पर, वो फ्रीली इंडिपेंडेंटली अपने जो रिजल्ट्स है वो दे पाएंगे। सपोज किसी जज को जो हाई कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है, उनकी
प्रमोशन हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ एनी पॉलिटिकल लीडर और मिनिस्टर्स के थ्रू, काउंसिल मिनिस्टर्स के थ्रू, किसी के थ्रू उनका प्रमोशन हुआ, वो हाई कोर्ट में सीनियर हो गए हैं या सुप्रीम कोर्ट में शिफ्ट हो गए हैं, तो क्या होता है कि वो पॉलिटिकल प्रेशर में क्या करेंगे, अपना जो वर्डिक्ट है वो ठीक तरीके से नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर ये प्रेशर रहेगा कि इस पॉलिटिकल पार्टी के लिए या इस पॉलिटिकल लीडर के लिए कहीं हम कोई गलत ऐसा कोई डिसीजन ना दे दे जो इन लोगों के अगेंस्ट में हो जाए और ताकि वो हमें फिर रिजाइन करा दे, राइट। तो इनको अपॉइंट करना, जजेस को अपॉइंट करना सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, ये काम है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। इसमें प्राइम मिनिस्टर का, किसी भी पार्लियामेंट के लीडर का, किसी का कोई रोल नहीं होता है। सो while appointing them the president is free from personal favors or any personal bias। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं, जब जजेस को अपॉइंट करते हैं वो अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करते हैं, उनको अपॉइंट करते हैं और बिना किसी डिफरेंस के और बिना किसी प्रेशर के। नेक्स्ट इज द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड देयर चीफ जस्टिस कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम देयर ऑफिसेज एक्सेप्ट बाय द वे ऑफ इम्पीचमेंट, राइट। एक प्रोसेस होता है जिसको हम इम्पीचमेंट कहते हैं, वो प्रोसेस के बारे में हम अपनी हायर क्लासेस में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट फॉर यू इम्पीचमेंट इज अ प्रोसेस जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को और हाई कोर्ट के जजेस को रिज़ाइन कराया जाता है। और इसके अलावा या तो वो खुद अपना रेजिग्नेशन देते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, क्योंकि उनको अपॉइंट भी, हु हैज़ अपॉइंटेड हिम, the President of India has appointed the judges of High Court and Supreme Court or the Chief Justice, so they are authorized to submit their resignation only to the President of India, और otherwise एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट प्रोसेस फॉलो होने के बाद अगर उसमें ये एक्यूज्ड माने जाते हैं, then only they are eligible to leave their positions। So सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आता है हाई कोर्ट के अंडर में आती है सबॉर्डिनेट कोर्ट। सबॉर्डिनेट कोर्ट्स कौन कौन सी होती है? फर्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है, सिटी लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रेवेन्यू कोर्ट होती है, और एक न्याय पंचायत होती है। न्याय पंचायत कहाँ होती है? विलेज लेवल पर होती है, और सिटी और टाउन्स लेवल पर होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, और एक होती है रेवेन्यू कोर्ट। इन कलेक्टिवली इन तीनों कोर्ट्स को हम सबॉर्डिनेट कोर्ट्स कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सीधा हम अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो वी आर डायरेक्टली अप्रोचिंग टू द हाई कोर्ट और टू द सुप्रीम कोर्ट, राइट। देयर इज अ मैकेनिज्म विच इज डिफाइंड दैट अर्लियर, that initial level we have to go to the either Nyaya Panchayat or to the district court or to the revenue court, right? So इनके अलग अलग roles and responsibilities हैं, and then it can be transferred to the high court and then to the supreme court, और supreme court is the highest body of our country. Their salaries and allowances cannot be reduced during their tenure except in the case of financial emergency, right? तो जो भी जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, उनकी सैलरीज को रिड्यूस नहीं किया जा सकता है ड्यूरिंग देयर टेन्योर। अगर वो काम कर रहे हैं उनकी सैलरीज को आप रिड्यूस नहीं कर सकते। येस, इफ देयर इज एन इमरजेंसी, कुछ चीज़ें डिफाइंड है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारी रूल बुक में, उन केसेस में ही सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल क्राइसिस के केसेस में ही उनकी सैलरीज को रिड्यूस किया जा सकता है, अदरवाइज उनकी सैलरी को रिड्यूस कोई नहीं कर सकता। ना उनको कोई अपॉइंट कर सकता है, ना ही उनको कोई रिज़ाइन करवा सकता है। अपॉइंटमेंट सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू होगा, और जो वैकेंट होने का सिनेरियो है यानी कि पोस्ट वैकेंट होने का, यानी कि पर्सन वो कैसे, या तो वो अपनी इच्छा से they are resigning from their post, else or impeachment process is there through which they can
लीव देयर पोस्ट, राइट, और उनकी सैलरीज कोई रिड्यूस नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, आफ्टर रिटायरमेंट दे कैन नॉट बी प्लीड इन एनी ट्रिब्यूनल ऑफ इंडिया। जब वो रिटायर हो जाते हैं, रिटायर होने के बाद वो किसी भी गवर्नमेंट की किसी भी ट्रिब्यूनल में, यानी कि किसी भी एक तरीके से न्यायिक प्रक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं, भाग नहीं ले सकते हैं, या राइट। तो वो उनको, अगर वो रिटायर हो गए, मीन्स दे आर रिटायर्ड नाउ, दे कैन नॉट प्रैक्टिस, और वो आगे किसी और न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनेंगे। द सुप्रीम कोर्ट सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली, दैट वी ऑल नो, और स्टार्टिंग से न्यू दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट नहीं है, उससे पहले कैलकाटा में होता था, राइट। सो द हाईएस्ट कोर्ट और जुडिशियल अथॉरिटी इन इंडिया, सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक है, ओनली वन सुप्रीम कोर्ट विच इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली, और प्रायर टू द न्यू दिल्ली इट वाज इन कैलकाटा, और ये हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है। High courts of the states and all lower courts are subordinate to the Supreme Court। अभी हमने हायरार्की देखी थी लास्ट स्लाइड में। तो सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट से नीचे हाई कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट से नीचे क्या है? हमारे सपोर्टिव कोर्ट्स हैं, जिसमें कि 5 है, न्याय पंचायत, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड रेवेन्यू कोर्ट्स। नाउ स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस ऑफ द जुडिशरी, देयर आर 21 हाई कोर्ट्स for 28 states and 7 union territories। तो 28 states और 7 union territories में कितने हाई कोर्ट्स हैं? There are 21 हाई कोर्ट्स, राइट, क्योंकि कुछ हाई कोर्ट्स के साथ कुछ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को मर्ज कर कर एक हाई कोर्ट बनाया, या एक हाई कोर्ट से दो स्टेट्स की प्रोसीडिंग्स होती है। लेट्स से हरियाणा और पंजाब, उनकी कैपिटल है चंडीगढ़, तो हरियाणा और पंजाब का जो हाई कोर्ट है विच इज़ इन चंडीगढ़, तो दोनों स्टेट्स की प्रोसीडिंग्स जो होती हैं हाई कोर्ट में चंडीगढ़ से होती है, राइट। सो द सुप्रीम कोर्ट सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली is the apex judicial body। apex means the highest judicial body, right। so high court से ऊपर सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कुछ नहीं है। the supreme court of India is the highest law making body in our country। at present it has 1 chief justice and 25 other judges। एक चीफ जस्टिस होता है जिसको बोलते हैं CGI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। CGI जो है ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। और प्रेजेंट सिनेरियो में हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स में जजेस होते हैं, एडवोकेट्स नहीं होते हैं, रिमेंबर दिस थिंग, राइट। बाकी बात करते हैं हम कोर्ट्स की, जो हमने बात की थी। कोर्ट्स लाइक रेवेन्यू कोर्ट है और न्याय पंचायत है, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, दीज आर कोर्ट्स। तो इन कोर्ट्स में एडवोकेट होते हैं, और हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट में जजेस होते हैं, बिकॉज इनको बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल भी इन्वॉल्वमेंट होता है, इनके बहुत ज़्यादा बड़े एरियाज़ होते हैं जिस पे ये काम करते हैं, जिस पे एडवोकेट्स नहीं कर सकते हैं, राइट। उन पे केवल जजेस ही वर्क कर सकते हैं। तो अभी प्रेजेंट सिनेरियो में तो 33 जजेस हैं, मैक्सिमम 34 अपॉइंट हो सकते हैं, लेकिन 33 इंक्लूडिंग 1 CGI, और ये नंबर 25 जैसे यहाँ मेंशन्ड है, ये नंबर ऊपर नीचे हो सकता है एज द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, राइट। सो प्रेजेंट सिनेरियो में 33 इंक्लूडिंग CGI मीन्स एक CGI है, एंड 32 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, द जजेस चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ, किस किस की एडवाइस पे? आउटगोइंग चीफ जस्टिस, जो चीफ जस्टिस जा रहे हैं उनसे कंसल्ट कर कर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किससे कंसल्ट करेंगे? जो चीफ जस्टिस अब रिटायर हो रहे हैं, राइट, उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि अब नेक्स्ट CGI किसको अपॉइंट करना है, एंड द प्राइम मिनिस्टर। समटाइम्स द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज ऑल्सो कंसल्टेड। तो ये टोटल प्रेसिडेंट की
की कॉल है कि वो किन से डिस्कस करके सीजीआई अपॉइंट करते हैं, बट जनरली वो किससे करते हैं, जो रिटायर हो रहे हैं सीजीआई। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर से डिस्कस कर सकते हैं अगर उन्हें ज़रूरत लगती है, और वो हाई कोर्ट में भी जो सीजीआई होते हैं उनसे भी डिस्कस कर सकते हैं। द अदर जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर द कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सो राइट, सीजीआई अपॉइंट करने के लिए तो जो पुराने सीजीआई रिटायर हो रहे हैं उनसे कंसल्टेशन होता है, प्राइम मिनिस्टर से कंसल्टेशन होता है, और हाई कोर्ट के सीजीआई से चीफ जस्टिस से कंसल्ट करते हैं। बट अब बाकी जजेस को अपॉइंट करने के लिए, जो 32 जजेस अभी सुप्रीम कोर्ट में हैं, उनको अपॉइंट करने के लिए किससे डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट? वो करेंगे सीजीआई से, राइट। सो जो करेंटली अपॉइंटेड सीजीआई हैं उनसे डिस्कस करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाकी जजेस को अपॉइंट करते हैं। नाउ क्वालिफिकेशन टू बिकम एन सुप्रीम कोर्ट जज, राइट। एज आई टोल्ड यू, कोर्ट्स पे एडवोकेट्स होते हैं, बट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेस होते हैं, राइट। सो उनको जज बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन ज़रूरी है? मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, नेक्स्ट मस्ट हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एज एन एडवोकेट at least 10 years in high court, or should have served as a judge of high court for 5 years। अगर हम सुप्रीम कोर्ट में जज के लिए कोई पर्सन अप्लाई करना चाहता है तो क्या क्राइटेरिया है? पहला, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, सेकेंड, हाई कोर्ट में वर्क किया हो, या तो 10 years एज अ एडवोकेट उसने प्रैक्टिस किया हो हाई कोर्ट में, और एल्स 5 years एज अ जज, राइट। सो अगर ये कंडीशन है, देन ओनली दैट पर्सन कैन थिंक कि वो सुप्रीम कोर्ट के लिए दिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड जरिस्ट इन द आई ऑफ द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट की नज़रों में उसकी एक डिग्निटी एक होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जो अप्लाई कर रहा है प्रेसिडेंट उससे नाखुश हो, या उनका कुछ ना कुछ इस तरीके से काम हुआ हो जिससे कि प्रेसिडेंट जो है वो हैप्पी नहीं हो। तो वो प्रेसिडेंट की आय में एक अच्छे जज होने चाहिए। नेक्स्ट इज टेन्योर। Once appointment, the judge of Supreme Court retire at the age of 65 years. 65 years उनकी रिटायरमेंट एज होती है सुप्रीम कोर्ट के जज की। द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड अदर जजेस कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। एक प्रोसेस है, इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू ही रिजाइन कर सकते हैं। A judge may also resign from his post by writing to the President of India, यानी कि अपना resignation letter President of India को submit कर सकते हैं। If the President of India approves it, then only that judge can resign. A president can also terminate a judge on the basis of proved misbehavior or incapacity। अगर president को ये लगता है कि ये जो judge हैं उनका कुछ प्रूव हुआ है कि वो मिसबिहेव करते हुए उनकी कोई कंप्लेन आई है, उन्होंने कुछ मिसबिहेव किया है, या वो इनकेपेबल है, वो अपनी ड्यूटीज अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन आस्क द जज रेजिग्नेशन। या तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको टर्मिनेट करते हैं या फिर उनसे मीन्स वही रेजिग्नेशन मांगा जाता है, अदरवाइज जज खुद ही रिजाइन करे। और नेक्स्ट प्रोसेस है इम्पीचमेंट। नो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन टर्मिनेटेड फ्रॉम द ऑफिस थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट टिल डेट। और ये इतना स्ट्रॉन्ग प्रोसेस है, किसी भी पर्सन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इट इज़ वेरी वेरी सिक्योर्ड प्रोफाइल, कोई प्रेशर नहीं है, कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, कोई और किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट जो इन्वॉल्वमेंट है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करते हैं और उनसे रेजिग्नेशन मांगते हैं। सो दिस इज सो ट्रांसपेरेंट एंड स्ट्रॉन्ग प्रोसेस दैट आज तक किसी भी जज से क्या किया गया, इम्पीचमेंट के प्रोसेस में रेजिग्नेशन नहीं मांगा गया है, राइट। सो नो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन टर्मिनेटेड from the office through the process of impeachment till date. Now, salaries and other allowances. The judges of Supreme Court are paid high salaries
इनकी सैलरी बहुत हाई होती है। बिसाइड हाई सैलरीज दे आर ऑल्सो इंटाइटल्ड टू रेंट फ्री अकोमोडेशन, इनको जो घर मिलते हैं वो भी रेंट फ्री होते हैं, गवर्नमेंट हाउसेज इनको अलॉट होते हैं, एंड अदर अलाउंसेज। देयर सैलरीज आर चार्ज फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड एंड कैन नॉट बी रिड्यूस्ड एक्सेप्ट ड्यूरिंग द ईयर ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी हो देन ओनली इट कैन बी गिवन अ थॉट दैट सैलरी रिड्यूस की जाए, बट अदरवाइज सैलरी रिड्यूस नहीं होती है और कोई भी नहीं कर सकता है। द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस इज टू प्रिवेंट एनी टाइप ऑफ करप्शन, राइट। तो ये हमने अलाउंसेस पढ़े, टेन्योर पढ़े। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सो सुप्रीम कोर्ट क्या क्या काम कर सकते हैं, उनके पास क्या क्या अथॉरिटीज हैं, क्या क्या पावर्स हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस विद इन द jurisdiction as provided by the constitution. The functions can be elaborated under the following heads. So first is original jurisdiction. Under original jurisdiction, the Supreme Court deals with those cases which come directly under the jurisdiction. These cases may relate to center and state disputes. तो original jurisdiction के अंडर में सेंटर और स्टेट डिस्प्यूट्स, जो अगर विद इन द स्टेट कोई डिस्प्यूट है तो वो तो हाई कोर्ट सॉल्व करेगा, क्योंकि हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ अ स्टेट, राइट। जो हाई कोर्ट में रिजॉल्व होते हैं वो। बट अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं किसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट में एंड द स्टेट गवर्नमेंट, तो वो कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट में आएंगे। और किस में आएंगे, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में, राइट। नेक्स्ट इज डिस्प्यूट बिटवीन वेरियस स्टेट्स, राइट। अब बहुत सारे स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट हो गए, राइट। जैसे कि कोई पानी को लेकर लड़ रहा है, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर फाइट होती है, तो वो केसेस कहाँ आते हैं, वो केसेस भी सुप्रीम कोर्ट में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं। देन द केसेस इन्वॉल्विंग एंड वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो ये तीन कैटेगरी में जो केसेस फाइल होते हैं वो आते हैं सुप्रीम कोर्ट में अंडर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ये हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का दायरा कितना है, या किन किन एरियाज पे किस किस तरह के केसेस पर सुप्रीम कोर्ट अपने वर्डिक्ट देते हैं। नेक्स्ट इज एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन। एपिलेट मीन्स अप्लाई करना। The Supreme Court is an apex court of the jurisdiction in India. When someone is not satisfied with the decision given by High Court of a state, he or she can ask the Supreme Court to review the judgment. The Supreme Court may reconsider the case. This is called appellate jurisdiction of the Supreme Court. अब क्या है कि कोई केस, किसी ने कोई केस अपना हाई कोर्ट में लेकर आए, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्या करा, जो डिसीजन दिया, सपोज वो पसंद नहीं आया किसी को, या लगा कि ये गलत डिसीजन है, तो उसने अप्लाई किया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में भी जो डिसीजन आया वो उनको फ्रूटफुल नहीं लगा, या वो भी लगा कि ये जस्टिफाइड नहीं है, देन दे कैन पर्सन कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट। कहाँ पर, एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन डिपार्टमेंट में वो जाएगा, दोबारा से डिस्कशन होगा और फिर जो वर्डिक्ट आएगा, अब दैट इज द फाइनल वर्डिक्ट। Next is writ jurisdiction. The Supreme Court is guardian of all fundamental rights, right? So when someone feels that their fundamental rights are violated or they are deprived for their fundamental rights, they can directly file a petition into the Supreme Court for redressal, right? So अगर किसी के fundamental rights violate हो रहे हैं तो petition कहाँ आएगी, writ jurisdiction में। The Supreme Court then gives special orders in the form of writ to get fundamental rights implemented. तो ये इंश्योर करना सुप्रीम कोर्ट का काम है कि जो फंडामेंटल राइट्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है वो इम्प्लीमेंटेड हो, वो उनका वायलेशन ना हो। नेक्स्ट इज एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन. In addition to the above discussed function of the Supreme Court, sometimes it has to perform advisory functions as well. Advice देना, किसको advice देंगे, प्रेसिडेंट को. Sometimes the President of India can refer
any matter of public importance of the court for its advice. However, the president is not bound to accept the advice or suggestion made by the सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट किसी के प्रेशर में नहीं है, किसी के होल्ड में नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के होल्ड में है। उन्हीं और उनसे जो सजेशन मांग सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही मांग सकते हैं। और बट ये डिपेंड करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर कि जो भी सुप्रीम कोर्ट ने उनको सजेशन या एडवाइस दी है वो उसको माने या ना माने। बट एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन भी एक डिपार्टमेंट होता है सुप्रीम कोर्ट का और एडवाइस करता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। डू यू नो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, राइट। सो जो भी यहाँ पर वर्डिक्ट्स आते हैं उनको आगे हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स उसको यूज़ कर सकते हैं जो वर्डिक्ट आते हैं। और इस तरीके से कि जैसे पहले इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया था, सो ऑन बिहाफ ऑफ दैट वर्डिक्ट इस तरीके का दोबारा से किसी और केस पे वर्डिक्ट दिया जा रहा है, राइट। तो इसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं। सारे रिकॉर्ड्स कंपाइल्ड होते हैं। इट कीप्स द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल इट्स डिसीजन इन रिटन फॉर्म, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई और लॉ बॉडी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कुछ नहीं है इंडिया में, राइट। तो इनके जितने भी वर्डिक्ट्स होते हैं, जितने भी डिसीजंस होते हैं वो रिटन फॉर्म में क्या किए जाते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं कोर्ट में। नेक्स्ट इज हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कहाँ होता है? इट्स एट स्टेट लेवल। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ high court in each state. At a state level, it is the highest organ of judicial administration. There are 21 high courts in India for 28 states and 7 union टेरिटरीज। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था हरियाणा एंड पंजाब का, चंडीगढ़ है, उसी तरीके से कुछ यूनियन टेरिटरीज और स्टेट आपस में मर्ज कर मीन्स बात करें हम हाई कोर्ट के केस में, स्टेट और यूनियन टेरिटरी वैसे मर्ज नहीं की गई हैं, बट येस इन टर्म्स ऑफ वर्किंग, इन टर्म्स ऑफ लीगल वर्क, सो दे आर मैप्ड, सम यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स आर मैप्ड विद वन हाई कोर्ट, राइट। इसलिए स्टेट और यूनियन टेरिटरी ज़्यादा है और हाई कोर्ट्स हैं 21, राइट। और हाई कोर्ट क्या है? हाईएस्ट जुडिशियल body in a state. The High Court exercises its power within the territorial jurisdiction of the concerned state. राइट उनकी बाउंड्रीज क्या है? स्टेट से रिलेटेड मैटर्स तक ही लिमिटेड है। वो कंट्री रिलेटेड मैटर्स पर कोई अपना सजेशन या कुछ इस तरह से कोई वर्डिक्ट नहीं देते हैं, उनके पास सिर्फ स्टेट्स तक के केसेस आते हैं। हाउएवर द पार्लियामेंट हैज बीन गिवन द एम्पायर टू पुटिंग इवन मोर देन वन स्टेट अंडर वन हाई कोर्ट, यानी कि एक हाई कोर्ट के साथ ज़्यादा स्टेट मैप कर दिए जाए, यानी कि एक हाई कोर्ट एक से ज़्यादा स्टेट्स के प्रॉब्लम्स को या लीगल केसेस को हैंडल करे। फॉर एग्जाम्पल पंजाब एंड हरियाणा हैव अ कॉमन हाई कोर्ट एट चंडीगढ़। सो दो स्टेट्स हैं, पंजाब और हरियाणा, दोनों का एक ही है, और चंडीगढ़ एज अ यूनियन टेरिटरी, राइट। तो इन तीनों का क्या हो गया? एक कोर्ट हो गया विच इज इन चंडीगढ़ हाई कोर्ट। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करता है? जैसे सुप्रीम कोर्ट में एक CJI होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, सिमिलरली हाई कोर्ट में भी चीफ जस्टिस होते हैं। लाइक द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट स्टेट्स ऑल्सो हैव वन चीफ जस्टिस and other judges. The number of judges on the high court may vary from the state to state, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट में आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट का वर्क करते हैं, तो ये स्टेट पे डिपेंड करता है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का, द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ India and after consulting the Chief Justice of Supreme Court and the Governor of that particular state. So Governor भी क्या होते हैं? First person of state, और वो किसको रिपोर्ट करते हैं? उनको कौन अपॉइंट करता है? उनको भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं गवर्नर्स को। तो स्टेट में सबसे मेन अथॉरिटी या फर्स्ट पर्सन होता है गवर्नर, और जैसे कंट्री का फर्स्ट पर्सन होता है प्रेसिडेंट, और गवर्नर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
तो हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस होंगे उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किन से डिस्कस करते हैं, एक तो गवर्नर से डिस्कस करते हैं, दूसरा वो डिस्कस कर सकते हैं सीजीआई से, राइट, सुप्रीम कोर्ट के जज से। तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जज हैं उनसे डिस्कस करते हैं और गवर्नर से डिस्कस करके हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट होता है। द प्रेसिडेंट में ऑल्सो कंसल्ट द चीफ जस्टिस फॉर द कंसर्न्ड स्टेट, राइट, तो जो एग्जिस्टिंग होंगे स्टेट के जो चीफ जस्टिस होंगे उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। यही सेम प्रोसेस तो फॉलो होता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में भी जो रिटायर हो रहे हैं, जो सीजीआई हैं, जिनकी जगह पर न्यू रिप्लेसमेंट आ रहा है, तो जो एग्जिस्टिंग है उनसे डिस्कस करेंगे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कि किसको सीजीआई अपॉइंट करना चाहिए। इसके अलावा वो प्रेसिडेंट से करते हैं, क्योंकि सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट हाईएस्ट, प्राइम मिनिस्टर हायर पोस्ट पर होते हैं, तो इनसे डिस्कस करके वो अपॉइंट करते हैं। बट अगर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का अगर अपॉइंटमेंट करना है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या तो एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से डिस्कस करते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से डिस्कस करते हैं, या फिर गवर्नर से डिस्कस करते हैं, एंड देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, राइट। ये हाई कोर्ट की पिक्चर है। Qualification to become a High Court judge: first should be citizen of India, then must have at least 10 years of experience as an advocate in the state. So 10 साल के लिए एडवोकेट की तरह वर्क करना चाहिए, कहाँ पर, स्टेट में। Next is must be distinguished jurist in the opinion of president, same like Supreme Court. Next is tenure. The judges of high courts remain in the office till the age of 62 years. Supreme Court के judges की रिटायरमेंट एज है 65, बट हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज है 62 ईयर्स। दे मे रिजाइन फ्रॉम देयर ऑफिस इन द राइटिंग। दे कैन ऑल्सो बी टर्मिनेटेड फ्रॉम देयर ऑफिस थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। वही सेम प्रोसेस है जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिज़ाइन करना है, या तो वो खुद अपनी इच्छा से सेल्फ रेजिग्नेशन सबमिट करें या फिर उनको प्रेसिडेंट टर्मिनेट करे, एल्स इम्पीचमेंट प्रोसेस है। सैलरीज एंड अदर अलाउंसेस: द चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स आर पेड हाई सैलरीज एंड अदर अलाउंसेस फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो मनी रिलेटेड मैटर कहाँ डिस्कस होते हैं, पार्लियामेंट में डिस्कस होते हैं। दे आर ऑल्सो इंटाइटल्ड टू फ्री अकोमोडेशन, राइट, इनकी सैलरीज भी बहुत हाई, दे आर ऑल्सो हाईली पेड जजेस, और फ्री अकोमोडेशन होता है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेस होते हैं, बट इनकी सैलरीज कंपैरेटिवली सुप्रीम कोर्ट जजेस के कम होती है, but otherwise they are highest salary payers. The president can transfer the judge of the high courts from one high court to the another in consulting with the chief justice of India. तो ट्रांसफ़र करने का भी जो राइट है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को है कि अगर एक हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस को दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करना है, सो इट कम्स अंडर द रोल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन इशू अ ट्रांसफ़र लेटर टू द चीफ justice after consulting with chief justice of India. So chief justice of India की बात हो रही है, which is CJI, जो कि सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, और हाई कोर्ट में सिर्फ चीफ जस्टिस होते हैं, राइट, क्योंकि वो स्टेट के लिए होते हैं. Now functions and powers of the High Court. So function and powers are: the High Court deals with those cases which fall within the jurisdiction of the state. Some of the most important functions performed by the High Court are as follows: original jurisdiction. Indian Constitution under Article 226 empowers the High Court to issue a writ to any person or authority within its jurisdiction for the enforcement of the fundamental rights or against their violation. तो writ issue कर सकते हैं, किसके लिए writ issue कर सकते हैं, अगर fundamental rights का violation हो रहा है तो. It also hears directly the disputes related to the state elections. तो state elections से related matters कहाँ आते हैं, हाई कोर्ट में आते हैं, कहाँ, ओरिजिनल jurisdiction में, और फंडामेंटल राइट से रिलेटेड भी केसेस
ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन डिपार्टमेंट में हैंडल होते हैं। नेक्स्ट इज एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन, द हाई कोर्ट हेयर्स अपील्स ऑन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। केसेस भी चिल्ड्रन दो तरीके के होते हैं, सिविल केसेस एंड क्रिमिनल केसेस, उनके बारे में भी हम डिटेल में इसी चैप्टर में वी वुड बी लर्निंग, बट एज ऑफ नाउ सो सिविल केसेस और बहुत डिफरेंट तरीके के केसेस होते हैं जिसमें हमें कोर्ट की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। जो क्रिमिनल केसेस यानी कुछ ना कुछ अपराध, राइट, सो क्राइम अगर किया हुआ है, सो दीज केसेस विल कम अंडर द क्रिमिनल केसेस, और अदरवाइज the rest of the cases will come under the civil cases। तो एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन क्या करता है, अपील्स ऑन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ सबॉर्डिनेट कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, राइट। सो अभी मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आते हैं हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के अंडर में आते हैं हाई कोर्ट के अंडर में आते हैं सबॉर्डिनेट कोर्ट्स जैसे कि ग्राम पंचायत, रेवेन्यू कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो हाई कोर्ट में अपील कौन देगा, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो वर्डिक्ट आया है उससे सैटिस्फाइड नहीं है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ही हाई कोर्ट में आप अपील कर दो, नो, उसका एक सर्टेन डिफाइंड प्रोसेस है, इसीलिए तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बनाए गए हैं, अदरवाइज तो लोग डायरेक्ट ही हाई कोर्ट में चले जाएंगे और जितना ज़्यादा आप ऊपर जाओगे उतना ज़्यादा टाइम बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट्स के नंबर कम हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ज़्यादा हैं और सुप्रीम कोर्ट केवल एक है, तो टाइम मतलब आपको वेटिंग टाइम बहुत लगेगा और मनी इन्वेस्टमेंट होगा, और क्या होगा पता चले जिसने अपील किया है वो ही अब नहीं है तब वर्डिक्ट आ रहे हैं, राइट। सो इट टेक्स टाइम, इट टेक्स मनी, राइट। तो क्या होता है कि और एक प्रॉपर मैकेनिज्म डिफाइंड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन जो होता है हाई कोर्ट के केस में वो तभी उसमें काम करेंगे जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उस पर वर्डिक्ट दे दिया है। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वर्डिक्ट से कोई भी पार्टी वो satisfied नहीं है, then that person can approach to the High Court, right? So the reviews and judgment, the High Court has the power to give fresh verdict in such cases, right? So या तो वो बोलेंगे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है वो बिल्कुल ठीक वर्डिक्ट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, या कुछ चेंजेस भी दे सकते हैं कि ओके ये वर्डिक्ट ठीक है लेकिन इसके अंदर ये चेंजेस और करने हैं, या फिर वो बिल्कुल फ्रेश वर्डिक्ट भी दे सकते हैं, राइट। और अगर हाई कोर्ट के से कोई सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या होगा, दैट पर्सन कैन अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट, सेम एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन में, राइट। आफ्टर दैट एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 227 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द हाई कोर्ट कैन एक्सटेंड इट्स पावर टू intendants to all court in the jurisdiction except those dealing with armed forces operating within it. The Board of Revenue is the apex revenue territorial jurisdiction, Board of Revenue. So सबसे बड़ा territorial jurisdiction क्या है? The Board of Revenue. Under Article 228, the High Court can also supervise the functioning of the subordinate कोर्ट्स, राइट। सो जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं जिनके ऊपर हाई कोर्ट बनी हुई है उनके फंक्शंस को भी टाइम टू टाइम वो क्या करते हैं, रिव्यू करते रहते हैं। इट एंजॉयज द पावर्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू लाइक द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, राइट। सो ये इनका एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है। नेक्स्ट इज सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। अब हम लोअर लेवल पर आ गए हैं, नीचे। So the courts of district level and below are termed as subordinate courts. The High Court is the highest court at the state level, or Supreme Court is the highest court at national level, followed by the district courts at the district level. So children, there are several levels of courts at the district level. District level पर भी different levels होते हैं. The district court in a district act as a session court, right? So the highest court dealing with the civil cases at district level, this is known as court of the district judge. कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज कौन सी है? जो सिविल केसेस पर एक्ट करती है, और कहाँ? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, राइट। तो सिविल केसेस पर जो कोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वर्क करेगी, दिस इज कॉल्ड द कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज। और जो क्रिमिनल केसेस पर करेगी वो होती है कोर्ट ऑफ सेशंस जज, राइट।
कोर्ट ऑफ सेशन जजेस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी दो तरीके की कोर्ट्स हुई हैं, एक जो सिविल केसेस पर वर्क करेगी, एक जो क्रिमिनल केसेस पर वर्क करेगी। अगर सिविल केसेस पर कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वर्क करती है, सो दिस इज कॉल्ड द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, एंड वेयर एज द court which is working on the criminal cases is known as the court of session judge, right? Now revenue court, ये हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बारे में किया। सो वी हैव कवर्ड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देन हाई कोर्ट्स, देन सुप्रीम कोर्ट्स। कैसे अपॉइंटमेंट होता है, क्या सैलरीज होती है, क्या पावर्स होती है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द रेवेन्यू कोर्ट, सो द केसेस रिगार्डिंग पेमेंट, राइट? रेवेन्यू किससे कनेक्टेड है? पेमेंट से कनेक्टेड है। तो केसेस रिगार्डिंग पेमेंट यानी फाइनेंशियल मैटर्स, कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू and property tax or any kind of money are dealt with by the revenue court. ये कहाँ होगा? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। तो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में वी हैव कवर्ड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स क्या होते हैं? छोटे लेवल पर यानी सिटी लेवल पर होते हैं और टाउन लेवल पर होते हैं, और इसमें से भी जो सिविल केसेस को हैंडल करते हैं वो होते हैं कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, और जो क्रिमिनल केसेस को हैंडल करते हैं वो कोर्ट ऑफ सेशन जज होते हैं। इसके अलावा रेवेन्यू कोर्ट होती है, अनदर टाइप ऑफ कोर्ट, जिसमें कि पेमेंट से रिलेटेड मैटर्स डिस्कस होते हैं, लाइक लैंड टैक्स कितना कलेक्ट हुआ है, प्रॉपर्टी पे कितना टैक्स है, और द काइंड ऑफ मनी, लैंड रेवेन्यू, ये सब मैटर्स कहाँ आते हैं? ये सब मैटर्स आते हैं रेवेन्यू कोर्ट के अंडर में। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ रेवेन्यू कोर्ट। जो द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इज द एपेक्स रेवेन्यू कोर्ट एट द स्टेट लेवल, राइट? सो स्टेट लेवल पर भी रेवेन्यू बोर्ड होता है, ऐसा नहीं है कि सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही हो गया, स्टेट लेवल पर भी एक रेवेन्यू कोर्ट होता है। द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो स्टेट लेवल पर होता है द एपेक्स ये रेवेन्यू कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट पर डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू कोर्ट होता है। बिलो देम आर द कोर्ट्स ऑफ तहसीलदार एंड नायब तहसीलदार, राइट? और जो छोटे छोटे तहसील यानी उससे जो लोअर डिपार्टमेंट होता है, जो टाउन पे वर्क करता है, सिटीज़ में वर्क करता है, उसको बोलते हैं तहसीलदार और नायाब तहसीलदार। तो सबसे पहले स्टेट लेवल पर रेवेन्यू कोर्ट हुआ, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रेवेन्यू कोर्ट हुआ, एंड देन उसके अंदर में तहसीलदार और नायाब तहसीलदार होते हैं। नाउ कम टू द न्याय पंचायत, एक और तरीके की जो कोर्ट है। न्याय पंचायत प्रोवाइड्स जस्टिस एट विलेज लेवल, गांव में जो जस्टिस देना है इट कम्स अंडर विलेज लेवल और न्याय पंचायत। इट कैन गिव्स इट्स जजमेंट ऑन द पिटी क्रिमिनल एंड सिविल केसेस। तो क्रिमिनल और सिविल केसेस दोनों यहीं पर हैंडल किए जाते हैं। डिसीजन टेकन बाय द न्याय पंचायत कैन बी चैलेंजेस इन द हायर कोर्ट्स। तो वही सेम हायरार्की, अगर आप न्याय पंचायत के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है देन यू कैन अप्रोच टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अगर आप डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है देन यू कैन मूव टू द हाई कोर्ट्स, और हाई कोर्ट के डिसीजन से इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड देन यू कैन file a petition into the Supreme Court, but the decision of Supreme Court would be final, then you have to follow it. Now लोक अदालत, अब क्या है कि बहुत ज़्यादा जो हमने बात की अपनी जो कोर्ट्स के बारे में, डिस्ट्रिक्ट और न्याय पंचायत और रेवेन्यू कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इनमें लगता है टाइम, राइट? इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड इन्वेस्ट मनी, राइट? और उसका एक सब्स्टिट्यूट है विच इज़ लोक अदालत। सो लोक अदालत वुड सेट अप इन 1985 फॉर प्रोवाइडिंग चीप एंड स्पीडी justice. To overcome that money and time issue, Lok Adalats have been set up in which year? In 1985, and the aim was to get the issues resolved on less amount and with the speedy justice, means it won't take much time ऑफ द पुअर, क्योंकि जो लोग ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते, कुछ गरीब लोग हैं, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनको न्याय नहीं मिलना चाहिए। सो दे आर ऑल्सो एलिजिबल और दे आर ऑथराइज टू गेट द जजमेंट और
फेयर जजमेंट, राइट। तो वो लोग क्या करेंगे, वो जाएंगे लोक अदालत में। सो व्हेन इन न्यू दिल्ली इट मेट फॉर द फर्स्ट टाइम, इट सॉल्व 150 केसेस इन अ सिंगल डे। दिल्ली में भी जब लोक अदालत लगी थी तो एक दिन में 150 केसेस रिजॉल्व हुए थे। सो लोक अदालत आर ऑल्सो प्रिसाइज्ड ओवर बाय द रिटायर्ड जज एंड 2 अदर मेंबर्स एज नॉर्मल कोर्ट्स। तो इसमें कौन प्रिसाइड करता है, इसमें रिटायर्ड जज होते हैं और नॉर्मल कोर्ट्स के 2 और जजेस होते हैं। मीन्स ये 3 लोग की कमेटी होती है, ये लोक अदालत में बैठते हैं और जो लोगों को एजुकेशन की वजह से यानी कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है या वो ज़्यादा चीज़ों को नहीं जानते हैं, इधर से उधर अपनी फ़ाइल लेकर इधर से उधर मूव करते रहते हैं, तो उस केस में क्या होता है, लोक अदालत उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। लोक अदालत उन्हें गाइड करती है कि आपको आगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सेकेंडली, थोड़ा वर्क प्रेशर इस लोक अदालत के होने की वजह से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट्स में भी प्रेशर कम हो जाता है क्योंकि केसेस वन एंड पर ही रिजॉल्व हो जाते हैं, राइट। सो द वर्किंग प्रोसीजर ऑफ लोक अदालत इज वेरी सिंपल। द पार्टीज इन्वॉल्व इन द डिस्प्यूट मे प्लीड देयर केसेस विदाउट एडवोकेट। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है कि आपको एडवोकेट के थ्रू अपने केसेस को आगे नहीं देना होता। सिंपल आप जाएं, अपनी कंप्लेंट वहाँ करें, अपने रिलेटेड पेपर्स ले जाएं और वो जजेस से आप डिस्कस करके यू कैन प्रोसीड, राइट। सो द कोर्ट और अदालत, कोर्ट हम किसको बोल रहे हैं, लोक अदालत को बोल रहे हैं, प्रोवाइड क्विक जस्टिस बाय रिजॉल्विंग केसेस इन द कोर्ट ऑन द spot. So the cases are resolved through mutual understanding. No appeal can be made against the decisions of लोक अदालत। सो लोक अदालत में जो डिसीजंस आते हैं उसके अगेंस्ट में आप अपील नहीं दे सकते हैं, राइट। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पर कोई एडवोकेट नहीं है, यहाँ पर कोई एक प्रॉपर लीगल प्रोसेस फॉलो नहीं होता है। यहाँ सिंपल क्या है, जो गरीब लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, इनके पास बहुत पैसा नहीं है या बहुत समय भी नहीं है, वो सिंपल अपने पेपर लेके जाएंगे, अपना इशू लेकर जाएंगे एंड दे विल मीट विद द जजेस। कौन कौन होते हैं, एक रिटायर्ड जज होते हैं और 2 डिफरेंट अदर कोर्ट्स के जज होते हैं और वो क्या करते हैं, उनको देन एंड देयर रिजॉल्व कर देते हैं। उसमें कोई एडवोकेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो इसलिए क्विक रेजोल्यूशन होता है। जैसे एग्जांपल दिया था कि दिल्ली में जब लोक अदालत हुई थी तो उसमें एक दिन में 150 केसेस रिजॉल्व किए गए थे, राइट। तो ये क्विकली जजमेंट के लिए है, क्विकली सल्यूशन के लिए है और मनी भी कम इन्वेस्ट होती है। नाउ अ डॉरी रिलेटेड क्रिमिनल ऑफेंस एंड कोर्ट प्रोसीडिंग, ये एक केस है। इसमें केस में एक डॉरी रिलेटेड केस है। एक लेडी की शादी होती है, शादी के बाद उसको जला दिया जाता है क्योंकि उसकी फैमिली से डिमांड की जाती है कुछ पैसों की, तो उससे उसके ऊपर ये केस स्टडी है। सो दर्शन कुमार was married to Rama, the daughter of Mr. कौशल शर्मा। सो मिस्टर कौशल शर्मा फादर है, उनकी डॉटर है रमा, और रमा की शादी किससे हुई है, दर्शन कुमार से हुई है। दर्शन कुमार एंड हिज वाइफ रमा वर लिविंग इन अ फ्लैट विद देयर फैमिली मेंबर्स, दर्शन मदर एंड यंग ब्रदर। तो जब उसकी शादी हुई तो एक फैमिली एक फ्लैट में रहते थे, उसमें उसकी दर्शन की मदर भी रहती थी और दर्शन का भाई भी रहता था, राइट। अ ड्रेडफुल इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन 13 दिसंबर 2002 व्हेन रमा गॉट बर्न्ड। अचानक से क्या न्यूज़ आई कि रमा जल गई है। हर लाइफ केम टू एन एंड एट द सेम डे इन द हॉस्पिटल ड्यू टू सिवियर बर्न्स, और इतनी ज़्यादा जल गई कि वो सेम डे ही उसकी डेथ हो गई। Rama's father, Mr. Kaushal, filed a case in the lower court against Darshan Kumar and his family members. अब उसके फादर ने, रमा के फादर ने दर्शन यानी कि अपने दामाद के अगेंस्ट में एक केस फाइल किया और साथ में उसकी फैमिली यानी कि उसके ब्रदर और उसकी मदर के अगेंस्ट में भी केस फाइल किया, क्योंकि उसके फादर को ये लगता था कि उनकी बेटी जली नहीं है, उसको जलाया गया है, राइट। सो ड्यूरिंग द ट्रायल मीन्स जो हेयरिंग हो रही होती है, जो
कोर्ट में ट्रायल चल रहे होते हैं, यानी कि जो एविडेंसेस दिए जाते हैं या जो डिस्कशंस होते हैं, दिस इज नोन एज ट्रायल. सो ड्यूरिंग द ट्रायल 4 ऑफ द दर्शन्स नेबर वर कॉल्ड एज विटनेस. तो 4 नेबर को विटनेस की तरह बुलाया गया कोर्ट में. द विटनेस स्टेटेड दैट लास्ट नाइट दे सॉ रमा विद हर साड़ी इन फ्लेम्स. तो उन्होंने क्या बोला था कि कल मतलब उस रात को रमा को उन्होंने रमा की साड़ी जलती हुई देखी थी. सो दे रैप्ड रमा इन ब्लैंकेट. और उन्होंने क्या किया था, रमा को ब्लैंकेट में रैप किया था. फिर जब अगर आग लग जाती है तो क्या करते हैं, आग बुझाने के लिए ब्लैंकेट में कवर करते हैं या मिट्टी डालते हैं, राइट. सो दे ऑल्सो क्लेम दैट रमा हैड टोल्ड देम दैट निशा मीन्स मदर इन लॉ ऑफ रमा हैड poured kerosene oil on her and Darshan her husband had set for a fire. और रमा ने उनको यानी अपने नेबर्स को ये बताया था कि उसकी जो मदर इन लॉ थी यानी कि दर्शन की जो माँ थी, उन्होंने केरोसिन ऑयल डाला था रमा के ऊपर और उसके हस्बैंड ने क्या किया था, उसको आग लगाई थी. मिस्टर कौशल शर्मा alleged that his daughter and been tortured since her marriage by her in-laws who demanded cash and gifts several times. तो उसके फादर ने क्या बोला, रमा के फादर ने, मिस्टर कौशल ने, कि पहले भी ये उसको बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, उससे पहले भी गिफ्ट्स और मनी बार बार वो लोग मांगते रहते थे. सो इन डिफेंस दर्शन एंड निशा सेड दैट रमा एक्सीडेंटली कॉट फायर वाइल बॉइलिंग द मिल्क इन द किचन. और इसके जवाब में दर्शन की मदर और दर्शन के ब्रदर ने क्या बोला, उसकी मदर इन लॉ ने बोला कि रमा तो एक्सीडेंटली जल गई थी क्योंकि वो किचन में मिल्क बॉयल कर रही थी. सो ऑन द बेसिस ऑफ विटनेस ऑफ द फैमिली मेंबर्स एंड द नेबर्स ऑफ हर इन लॉज द ट्रायल कोर्ट कन्विक्टेड द एंड सेंटेंस्ड रमा's हस्बैंड, मदर इन लॉ एंड ब्रदर इन लॉ अमित टू डेथ. तो अब जो ट्रायल कोर्ट थी, ट्रायल कोर्ट ने क्या किया, उन्होंने क्या सेंटेंस या क्या स्टेटमेंट दिया कि रमा का जो हस्बैंड है, मदर इन लॉ है यानी कि उसके हस्बैंड की जो मदर है, एंड ब्रदर इन लॉ अमित, और ब्रदर इन लॉ जो है अमित है, उसको किसकी सज़ा, मौत की सज़ा सुनाई गई. द 3 accused did not agree with the decision given by trial court. बट वो जो तीनों थे वो तीनों डिसअग्री थे किससे, जो ट्रायल कोर्ट ने डिसीजन दिया था. सो दे डिसाइडेड टू अपील अगेंस्ट द वर्डिक्ट ऑफ ट्रायल कोर्ट इन द हाई कोर्ट, राइट. अब उन्होंने कहाँ अप्रोच किया, हाई कोर्ट को, राइट. हाई कोर्ट को उन्होंने अप्रोच किया कि हम इसके द ट्रायल कोर्ट के डिसीजन से या वर्डिक्ट से वी आर नॉट satisfied and we are not agreeing with it, right. So on hearing the argument given in the lower court by both the sides, the high court gave its verdict that Rama had died due to accidental fire while boiling the milk on the kerosene stove. अब दोबारा से हेयरिंग हुई, पुराने वर्डिक्ट्स, पुराने केसेस, एविडेंसेस को दोबारा से पढ़ा गया. तो फाइनल क्या किया, हाई कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया कि उन्होंने वो तीनों एक्यूज्ड को क्या बोला कि ये इनोसेंट हैं, इन्होंने कोई गलती नहीं की है, रमा एक्सीडेंटली जल गई थी क्योंकि वो किचन में मिल्क बॉईल कर रही थी, राइट. सो एज अ रिजल्ट द 3 accused वर एक्विटेड. अब उनकी सज़ा माफ़ कर दी गई. द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट डीपली हर्ट मिलियंस ऑफ विमेन. और जो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, इससे विमेंस, जो जितनी विमेन थी, बहुत सारी विमेन बहुत हर्ट हुई कि ये गलत वर्डिक्ट है. मीन्स लोगों ने हाई कोर्ट के वर्डिक्ट को अग्री नहीं किया. दे हेल्ड डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट एंड फाइल्ड अ केस अगेंस्ट द वर्डिक्ट ऑफ हाई कोर्ट इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया थ्रू द इंडियन फेडरेशन ऑफ विमेन लॉयर्स. अब सब लोगों को लगा कि ये वर्डिक्ट जस्टिफाइड नहीं है. अब विमेन ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की, इसके लिए इंडियन फेडरेशन ऑफ विमेन लॉयर्स से फाइल कराई गई. आफ्टर थॉरो रिविजन ऑफ डिसीजंस गिवन बाय लोअर कोर्ट एंड हाई कोर्ट, द केस वाज पुट फॉरवर्ड बाय द लॉयर्स इन द सुप्रीम कोर्ट. अब क्या होता है कि
सब कुछ जो जितनी कहानी थी जो अभी तक हुई थी वो कहाँ आती है, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने आती है. द डिसीजन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 1985 was different from those of हाई कोर्ट एंड ट्रायल कोर्ट. ट्रायल कोर्ट ने एक्यूज माना था उनको और उनको मौत की सज़ा दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी क्या करी थी, सज़ा माफ़ कर दी थी. अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस आया सो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट बिल्कुल अलग था. सो द कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट देयर वाज नॉट मच एविडेंस अगेंस्ट अमित जो कि ब्रदर इन लॉ है ऑफ रमा. सो ही वॉज एक्विटेड. दर्शन एंड हिज मदर वर गिवन लाइफ इम्प्रिजमेंट. तो जो उसका ब्रदर इन लॉ था अमित जो था उसको अलग कर दिया गया क्योंकि उसके लिए एविडेंसेस जो थे वो सफिशिएंट नहीं थे. बट दर्शन और उसकी मदर को यानी रमा के हस्बैंड और रमा की मदर इन लॉ को लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट दिया गया, यानी कि जिंदगी भर वो जेल में रहेंगे. राइट, तो ये वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट साथ. सो दिस वाज द केस स्टडी. और इसमें हमें ये भी पता चला कि इफ़ वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्डिक्ट ऑफ द लोअर कोर्ट्स देन वी कैन अप्रोच टू द हाई कोर्ट्स. बट सुप्रीम कोर्ट इज़ द सीनियर मोस्ट और ये एपिक्स कोर्ट होती है, इसके वर्डिक्ट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है. राइट, सो दिस वाज द केस स्टडी. Now types of judicial cases we all familiar with कि कितने तरीके के cases होते हैं, civil cases and criminal cases. So two types of judicial cases, these are civil cases or criminal cases. So children, first we will discuss about the civil cases. So civil cases are those cases which involve conflicts between people or institutions. So it is the situation where conflict arises. दो लोग ऑर्गेनाइजेशन और लोग या दो पार्टीज, दो लोग या दो ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन, अगर इनके बीच में किसी भी मैटर को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि यहाँ पर कोई क्राइम नहीं हुआ है, देयर इज ओनली कॉन्फ्लिक्ट, ये केसेस होते हैं सिविल केसेस. राइट, सो दीज केसेस आर नॉट कंसर्न विद द प्राइवेट राइट्स, ब्रेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. कि किस किस तरीके के केसेस होते हैं, सम एग्जाम्पल्स हैव बीन गिवन यू, जैसे कि प्राइवेट राइट्स का कि ये मेरा अधिकार है लेकिन मेरे अधिकार को किया गया है, उसको उल्लंघन किया गया है. ब्रेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, अगर वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट. तो क्या होता है कि कोई टेनेंट अगर अननेसेसरली क्या करता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट के बाद भी वो घर नहीं छोड़ रहा है, या XYZ एनी प्रॉब्लम, अगर जो रेंट है वो इंक्रीज़ नहीं कर रहा या पेमेंट टाइम से नहीं दे रहा, तो क्या होता है ये सब केसेस, क्योंकि इसमें कोई क्राइम नहीं हुआ है, कोई क्राइम कमिट नहीं हुआ है. डिवोर्स केसेस होते हैं, लॉ सूट्स आर सम एग्जाम्पल ऑफ सिविल केसेस. तो इसमें कोई क्राइम नहीं किया हुआ होता है, ओनली कॉन्फ्लिक्ट्स. सो राइट, कॉन्फ्लिक्ट्स के बेसिस पे जो केसेस डिफाइंड होते हैं दैट कम्स अंडर सिविल केसेस. So in such cases the claimant brings his claim against the defendant. तो इन सब केसेस में ज़्यादातर क्या होता है, इसमें जो केस फाइल करता है वो क्या करता है, वो क्लेम मांगता है, यानी उसके बदले में पैसा मांगा जाता है, कुछ ना कुछ किसी न किसी फॉर्म में क्लेम किया जाता है. राइट, सो द कोर्ट सेटल्स द डिस्प्यूट्स इन अकॉर्डेंस विद द लॉ. सिविल केसेस कैन ऑल्सो बी सॉल्व आउटसाइड द कोर्ट. सो आउटसाइड द कोर्ट मीन्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से भी ये केस या ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिजॉल्व हो जाते हैं, बिकॉज वी ऑल नो मनी एंड टाइम इज इन्वॉल्व इन द केसेस. तो क्या होता है, बहुत सारे लोग जब बहुत टाइम हो जाता है, केसेस रिजॉल्व नहीं होते, तो वो आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं. और अदरवाइज सिविल केसेस में ज़्यादातर ये होता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और उसके बदले में जो भी कंप्लेंट करता है वो क्या करता है, अपना क्लेम मांगता है. नेक्स्ट केस इज क्रिमिनल केस. सो क्रिमिनल केसेस आर कमिटेड अगेंस्ट द सोसाइटी, लाइक रॉबरी, कहीं डाका डाला, किसी का मर्डर कर दिया, फिजिकल इंजरी, एक्सीडेंट कर दिया, मार दिया किसी को, एंड ड्रंकन ड्राइविंग आर सम एग्जाम्पल ऑफ क्रिमिनल केसेस, क्योंकि यहाँ पर क्राइम किया गया है, ऑफेंस किया गया है. सो द कोर्ट सेटल्स द डिस्प्यूट्स बिटवीन टू पार्टीज इन अकॉर्डिंग्स विद द
लॉ, और ये केसेस जो होते हैं ये क्रिमिनल केसेस होते हैं और ये भी लॉ के दायरे में रहकर ही सॉल्व किए जाते हैं। द कोर्ट अवॉर्ड्स पनिशमेंट टू द गिल्टी आफ्टर ट्रायल, राइट, ट्रायल्स होते हैं। सो कोर्ट में ट्रायल्स के बाद जो भी अक्यूज्ड होता है, जो गिल्टी होता है, उसको क्या होता है, पनिशमेंट दिया जाता है, फाइन भी दिया जाता है, कभी कभी पनिशमेंट एंड फाइन दोनों दिए जाते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंड ऑफ ऑफेंस, राइट, कितना बड़ा आपने क्राइम किया है। द पनिशमेंट वुड रेंज फ्रॉम द पिटी फाइन टू द लाइफ इम्प्रिजमेंट or even execution. In these type of cases the defendant is pronounced guilty or not guilty. तो ये डिपेंड करता है कि ट्रायल्स में कौन गिल्टी निकलता है, कौन नॉट गिल्टी निकलता है। तो जो गिल्टी होता है उसको फाइन भी इम्पोज करती है कोर्ट, फाइन करती है, या फिर उसको कोई ना कोई इम्प्रिजमेंट भी देती है, या फिर कोई और पनिशमेंट उसको इशू किया जाता है, या कभी कभार दोनों चीज़ें भी दी जाती है, राइट। इट डिपेंड्स ऑन द ऑफेंस, राइट। तो ये हमने दो केसेस किए हैं, क्रिमिनल केसेस एंड सिविल केसेस। नाउ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसकी हमने बात की थी, जो कि है PIL, public interest litigation. So every citizen of India has equal access to court. हर सिटीजन के पास कोर्ट जाने का अधिकार है, राइट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट देता है कि हर सिटीजन जिसको न्याय नहीं मिला है वो अप्रोच कर सकता है, कहाँ, कोर्ट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वी कैन डायरेक्टली गो टू द जज एंड इन फ्रंट ऑफ द जज वी कैन से सर प्लीज लिसन टू मी, दिस इज माय प्रॉब्लम। एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, वी हैव टू फॉलो दैट स्टैंडर्ड प्रोसीजर, राइट। बट इन रियलिटी इट इज़ नॉट ट्रू। पुअर पीपल ऑफन नॉट हैव इनफ मनी for pursuing a case because money is also involved in it and time is also the important part। क्या होता है, केसेस बहुत लंबे लंबे चलते हैं, पता चले जिसने केस फाइल किया था वो ही अब इस दुनिया में नहीं है, बट अभी तक वर्डिक्ट पेंडिंग है। तो इन सच केसेस, और ज़्यादातर लोग जो गरीब होते हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो केस फाइल कर सके, कोर्ट हियरिंग्स में जा सके, और टाइम नहीं होता, वो क्या करते हैं, वो कुछ नहीं करते, वो बस बैठे बैठे देखते रहते हैं। तो उसका एक सब्स्टिट्यूट है PIL, which is public interest litigation. To a poor person who depends on daily wages, the idea of going to court to get justice often seems remote, right? So जो रोज़ कमाते हैं, डेली वेजेस पर वर्कर है, वो कहाँ कोर्ट में जाएंगे रोज़ रोज़, क्योंकि वो क्या करते हैं, दे आर वर्किंग ऑन डेली वेजेस, दे आर अर्निंग फॉर देयर फैमिली एंड दे आर स्पेंडिंग देयर लाइफ, दे डोंट हैव टाइम। अगर वो सारा टाइम अपना कोर्ट में जाने में स्पेंड कर देंगे, सो हाउ दे विल अर्न देयर लाइवलीहुड, राइट। तो उनका फैमिली कैसे सर्वाइव करेगा, और अगर वो सारा पैसा कोर्ट को दे देंगे, सो दोनों कंडीशंस हैं, राइट। सो बिकॉज ऑफ द पोवर्टी, the poor people of India rarely enjoy the fundamental rights provided to them by the Constitution of India. तो उनके fundamental rights का उल्लंघन होता रहता है हमेशा। So they are exploited both economically and socially. तो उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, पैसा भी, मतलब मनी के बेसिस पर भी, इकोनॉमिकल बेसिस पर भी, और सोशल बेसिस पर भी। To sort out this problem, the Supreme Court of India has devised a mechanism known as public interest litigation, which is PIL, to increase access of court. तो ये PIL एक तरीके से है, इसमें अगर कोई नहीं जा रहा, इफ़ वी फील दैट उस पर्सन का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसके फंडामेंटल राइट्स उसको नहीं मिल रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो कोई भी PIT में जा सकता है और पिटीशन फाइल कर सकता है। सो इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स, सिटीजन, वेट अ मोमेंट, so citizen can directly appeal to the Supreme Court or High Court of their respective states. Due to the large size of country, the power to decide on fundamental rights is given to the Supreme Court and High Court both. If the fundamental rights are violated, these courts can immediately issue a writ for their enforcement. और ये हमने पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जब हम उनकी पावर्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने वहाँ पर रिट पढ़ा था, राइट। तो रिट क्या होता है, जब PIL फाइल किया जाता है, कोई भी फाइल कर सकता है, उनके
लोगों के अगर हमें लगता है कि फंडामेंटल राइट्स उनका नहीं मिल पा रहे हैं उनको, तो हम PIL फाइल कर सकते हैं और फिर वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट फिर क्या करता है, ऑर्डर देता है और रिट क्या करता है, इशू करता है, ताकि उनके फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो सिक्योर हो पाए. So PIL may be filed in the Supreme Court or in the High Court by a group of people or an organization on behalf of those people whose fundamental rights are being violated. Right? तो ज़रूरी नहीं है कि वही इंसान जाके PIL फाइल करे, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई NGO या कोई ग्रुप भी, कोई भी, ज़्यादातर लोग अगर हमें लगता है कि हमारी उस सोसाइटी में वहाँ पर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है या ये, तो हम भी एक PIL फाइल कर सकते हैं और फिर वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आएगी. वो हमारे ऊपर है कि हम हाई कोर्ट में डालें या सुप्रीम कोर्ट में डालें, और फिर उसके बाद उस पर रिट इशू करता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, और ये इंश्योर करता है कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन ना हो. So the PIL is only admitted by either Supreme Court or High Court when convinced that the case is for the public cause, right? तो फिर writ issue होता है. Fundamental rights are those basic rights which are essential for the well-being of citizen of the country, right? और ये हमारे लिए ही बनते हैं और Constitution में defined है. So now glossary, some words and their meanings have been given. First word is interpret. Interpret क्या होता है? To explain or understand the meaning of something. किसी चीज़ को explain करना, उसके मतलब को समझना means interpret करना, right? Next is consolidate, to become or to make your position of power. Fitness, तो consolidate करना. Then writ क्या होती है? It is a legal order to do or not to do something. Do's and don'ts जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इशू करते हैं. वर्डिक्ट यानी डिसीजन, सो द डिसीजन दैट इज मेड बाय अ स्पेशली चोजन ग्रुप ऑफ पीपल इन द कोर्ट ऑफ लॉ. जो जजेस जो डिसीजन देते हैं विच इज नोन एज verdict. Now quick review. The law declared by the Supreme Court is binding on all courts within India, right? So जितने भी courts हैं वो सब अपने हायर कोर्ट से बाइंडेड है, और लॉज भी जो है ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है, राइट? सो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, फिर उसके ऊपर हाई कोर्ट्स है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट है. तो एक प्रॉपर मैकेनिज्म फॉलो होता है. नो डिस्कशन विल टेक प्लेस इन द पार्लियामेंट रिगार्डिंग एनी जज और हिज जजमेंट. तो ये बिल्कुल पार्लियामेंट से बिल्कुल अलग है. पार्लियामेंट एंड एग्जीक्यूटिव बॉडी का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है. नो सुप्रीम कोर्ट कैन पनिश दोज हु ट्राई टू लोअर द डिग्निटी ऑफ द कोर्ट, राइट? तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट है कि वो पनिश कर सकते हैं किसको? जो कोर्ट की डिग्निटी को हार्म पहुंचाते हैं, राइट? सो अ रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट प्लीड एनी केस इन एनी कोर्ट, right? Or public interest litigation means that only public spirited individual may file a petition on behalf of the person without resources. So कोई NGO फाइल कर सकती है, कोई organization फाइल कर सकता है. So now it's time to the exercises. What we have learned in this chapter, just recall and do the exercises. First question is darken the circle of the correct option in the OMR sheet. First is the judges of Supreme Court can be removed from office through Supreme Court के judges को कौन remove कर सकता है? So process through impeachment, right? तो impeachment is the process. I am darkening the one circle, circle A for you. Rest you all have to do. Next one is there are dash high courts. कितनी high courts हैं? 21 high courts हैं. There were 8 judges in dash in 1950. So 1950 में कितने जजेस थे? 8 जजेस थे. कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में. नेक्स्ट इज लोक अदालत वर सेटअप इन इंडिया इन विच ईयर? लोक अदालत कौन सी ईयर में सेटअप हुई थी? सो लोक अदालत सेटअप हुई थी
1985 में the decision taken by न्याय पंचायत can be challenged in the high courts. Right, children? Now let's proceed for the next question, which is fill in the blanks. We need to fill the appropriate option with the corresponding blank. That first one is the dash is the highest court of India. Which is the highest court? The Supreme Court is the highest court of India and it is situated in Delhi. Right? So I will write down one here also. तो यहाँ पर लिखेंगे हम Delhi और यहाँ लिखेंगे Supreme Court. Next is the Supreme Court of India has one Chief Justice and the other judges. Next is the judges of Supreme Court can be removed by the process of impeachment. Next is the Supreme Court is the dash of our fundamental rights. Supreme Court is the guardian of our fundamental rights. And the last one, district courts, revenue courts and Nyaya Panchayat are subordinate courts. Right? Now, true and false. First statement, the High Court is the highest court at the district level. This is false क्योंकि highest court at state level, right? The Supreme Court interprets the Constitution of India. Yes, this is true. Next is the judges of the Supreme Court are appointed by the members of Lok Sabha. So this is false क्योंकि उनको कौन appoint करता है? President appoint करते हैं. Everybody in India has access to court. Yes, this is correct. कोई भी जा सकता है. न्याय पंचायत provide justice at district level. False. ये provide करता है village level पर. And the last one, लोक अदालत provide quick and speedy justice. This is correct. Right, children? So we have completed the fill-up. True and false as well as the MCQs. Next is children, next is the answer the following question. First question is how are the Chief Justice and judges of the Supreme Court appointed? So Supreme Court के judge और Chief Justice of Supreme Court कैसे appoint होते हैं? Answer is Chief Justice. The senior most judge of the Supreme Court is usually appointed as the Chief Justice of India by the President. Next is other judges. The President appoints the other judges of the Supreme Court after consulting the Chief Justice of India and other senior judges of the court. So the process ensures that appointments are made based on the seniority and consultation among the जुडिशरी. तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है. सीनियरिटी के बेस पर होता है कि कितने ज़्यादा सीनियर जजेस हैं और डिफरेंट सीनियर जजेस के साथ कंसल्ट करके अपॉइंट किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी? जुडिशरी की इंडिपेंडेंस कैसे इंश्योर होती है? आंसर इज जजेस कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस एक्सेप्ट थ्रू अ प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट. राइट, तो कोई रिमूव नहीं कर सकता जजेस को. एक बहुत लंबा प्रोसेस है, लेंदी प्रोसेस है इम्पीचमेंट का, जिसके थ्रू रिमूव किया जा सकता है, वो भी अगर प्रूव होता है तो. नेक्स्ट इज जजेस सैलरीज एंड अलाउंसेस आर नॉट सब्जेक्ट टू द एग्जीक्यूटिव डिस्क्रेशन. यानी उसकी सैलरी जो है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी या पार्लियामेंट बॉडी डिसाइड नहीं करते हैं, तो नॉट सब्जेक्ट टू दी, उनकी सैलरी कोई रिड्यूस नहीं कर सकता है और कोई और चेंजेस नहीं लाए जा सकते हैं. थर्ड इज आफ्टर रिटायरमेंट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट प्रैक्टिस लॉ इन एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी इन इंडिया. तो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उसके बाद किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं और किसी भी इंडिया की किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके की प्रैक्टिस नहीं कर सकते. एंड द फोर्थ वन, द प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन विद सीनियर जजेस इन अपॉइंटिंग जजेस हेल्प्स मेंटेन द जुडिशियल इंडिपेंडेंस. तो सीनियर जजेस से ही डिस्कस करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और सीनियर जजेस से कंसल्ट करने के बाद ही अपॉइंटमेंट्स होते हैं. तो ये कुछ तरीके हैं जिससे इंडिपेंडेंसी मिलती है किसको? जुडिशरी डिपार्टमेंट को, या जुडिशरी एक एज अ इंडिविजुअल ऑर्गन.
Children, next question is question number 3. What are the functions and powers of the Supreme Court of India? Answer is there are some powers are mentioned here. First is original jurisdiction. So the Supreme Court hears disputes between different units of the Indian government, such as disputes between the central government and one or more states or between the different states. So original jurisdiction क्या है कि सुप्रीम कोर्ट कौन से डिस्प्यूट्स हैंडल करती है, जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में हो या स्टेट और डिफरेंट स्टेट्स के बीच में हो. नेक्स्ट इज एपिलिएट jurisdiction. द सुप्रीम कोर्ट हेयर्स अपील्स अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट्स इन सिविल, क्रिमिनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस. तो सुप्रीम कोर्ट में एपिलिएट jurisdiction होता है जिसपे कि अगर हाई कोर्ट के वर्डिक्ट से सेटिस्फाइड नहीं है तो हम अप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट इज एडवाइजरी jurisdiction. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सीक द एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट द पब्लिक इम्पोर्टेंस. सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी एडवाइस मांग सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजरी jurisdiction, यानी किसी भी पब्लिक रिलेटेड टॉपिक पर और किसी भी लॉ रिलेटेड टॉपिक पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं. नेक्स्ट इज रिट jurisdiction. द सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ द सिटीजन एंड अपहोल्ड्स द Constitution. Question number 4. What are the subordinate courts? So subordinate courts refers to the lower court in India that functions below the high court. तो जो subordinate courts होती हैं वो हाई कोर्ट के अंडर में वर्क करती हैं, such as district court, revenue court and न्याय पंचायत. So district court handles cases at district level. They have both civil and criminal jurisdiction. रेवेन्यू कोर्ट्स क्या होती है, रेवेन्यू केसेस रिगार्डिंग पेमेंट लाइक कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, प्रॉपर्टी टैक्स और एनी काइंड ऑफ मनी आर डेल्ट विद बाय द रेवेन्यू कोर्ट. और न्याय पंचायत, सो न्याय पंचायत प्रोवाइड्स जस्टिस एट विलेज लेवल. सो डिसीजंस कैन बी चैलेंज्ड इन द हायर कोर्ट्स. राइट. Question number 5. Differentiate between criminal and civil cases. So civil cases involves disputes between individuals or institution. किसी दो लोगों के बीच में या ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में और या फिर ऑर्गेनाइजेशन और लोगों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट्स हैं तो वो आते हैं सिविल केसेस के अंडर. ओवर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी अधिकारों और जिम्मेदारियों से रिलेटेड जितने केसेस होते हैं वो सिविल केसेस के अंडर आते हैं. एग्जाम्पल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट डिसएग्रीमेंट एट्सेट्रा. नाउ criminal cases. So criminal cases involves act considered harmful to the society as a whole. So ये society के लिए बहुत ज़्यादा harmful cases होते हैं जिसमें crime commit किया जाता है. So aimed at punishing individuals accused of crimes like theft, murder or to maintain social order. तो क्या होता है, penalize किया जाता है और इसमें जो डिसीजंस दिए जाते हैं, वर्डिक्ट्स दिए जाते हैं, तो उसमें पेनल्टी भी होती है और या फिर इम्प्रिजमेंट होता है या फिर दोनों होते हैं. राइट. सो वी हैव कवर्ड आर द क्वेश्चन आंसर्स एज वेल. So children, that's it for this chapter. We will meet in the next class of civics. Till then, stay connected for more videos. Bye children.